जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों आज हाजिर हूं लेकर आप लोगों के सामने यूपी ट्रिपल एस सी पेट का क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और इसमें डिस्कस करने वाले हैं। आपका परीक्षा तिथि 24 अगस्त 2021 का शिफ्ट 1 का पेपर है ये, जो कि 2021 में हुआ था एग्ज़ाम। और इसी तरह आपको मैं बहुत सारे सेट कराने वाला हूँ, तो इसलिए चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और आज जो मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, जो कि बहुत ज़्यादा रिपीट होते भी दिखते हैं और आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प इसमें मिलने वाली है। पूरी तरह से इसको समझेंगे और पूरी व्याख्या के साथ इसको लेकर चलेंगे, तो पूरी क्लास में बने रहिए। आइए आज का देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है। तो ये है यूपी ट्रिपल एस सी पेट का पेपर। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रमानुसार सही क्रम क्या है। चार इसमें आपको नाम दिए हुए हैं जो कि भारत के शासक रह चुके हैं: शेर शाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश। इसमें आपको बताना है कि सबसे पहले किसने शासन किया, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे। सबसे पहले और सबसे अंतिम वाले कौन हो सकते हैं। तो आपको इस लिस्ट को देखकर ही लग रहा होगा कि इल्तुतमिश जो था ये सबसे पहले इन चारों में से आया था, जो कि लगभग 1211 में से लेकर 1236 ईस्वी तक इसने शासन किया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पुराना ये हुआ। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो आया था वो था 1296 में आने वाला अलाउद्दीन खिलजी, जो कि 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक इसने शासन किया था। फिर उसके बाद बारी आती है शेर शाह सूरी की, जो कि 1540 से लेकर 1545 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। और उसके बाद अंत में आते हैं 1556 ईस्वी में अकबर, जो कि 1605 ईस्वी तक शासन करते हैं। तो पहले जो सबसे पहले आया वो हो गया आपका इल्तुतमिश और सबसे अंत में आएगा अकबर। तो जो पहले में चौथा और अंत में दूसरा, चौथा और दूसरा, तो दो में चौथा और दूसरा आ रहा है, लेकिन सही ऑप्शन होगा ए वाला। ठीक है, सॉरी ए वाला नहीं, बी वाला होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि पहले इल्तुतमिश आया, फिर उसके बाद खिलजी आया, फिर उसके बाद शेर शाह सूरी, फिर उसके बाद अकबर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। यानी जब शिवाजी, छत्रपति शिवाजी का जो शासनकाल था उस समय एक ऐसे संत इन चारों में से कौन सा था। तुकाराम थे, चैतन्य, नामदेव या फिर शंकराचार्य। इन चारों में जो सही ऑप्शन होने वाला है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये आपका प्रीवियस ईयर जो है एक क्वेश्चन पेपर है, जो कि आपको मैंने दिखा दिया था। तो आप लोग अपनी तरफ से क्वेश्चन करते रहें, जो भी जितने भी सही होंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम 15 और 16 अक्टूबर को निर्धारित हो चुका है। 15-16 अक्टूबर को यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो एग्ज़ाम है 2023 वाला होने वाला है। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा दोस्तों, आप लोग अपना संघर्ष शुरू कर दीजिए। और ये है कि बहुत ज़्यादा टफ पेपर तो नहीं होता, आप देख ही रहे हैं कि क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस ये है कि आप अपनी मेहनत को बस कंटिन्यू रखिएगा, गैप मत करिएगा। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो चार ऑप्शन है: लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं ये पीडीएफ पूरी सेंड कर दूंगा, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट के नाम से वहाँ पर मिल जाएगी आपको। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो ये था आपका लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स, जो कि सबसे पहले भारत में एक क्लर्क के रूप में आया था। फिर उसके बाद धीरे धीरे इसको एक अध्यक्ष बनाया गया कंपनी का, उसके बाद ये गवर्नर जनरल बन गया। ठीक है, और ये कब बना था। तो ये 1772 से लेकर 1785 ईस्वी तक इसने 1785 ईस्वी तक ये बंगाल का वो था, गवर्नर जनरल था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन। चरक संहिता संबंधित है। चरक संहिता जो है ये किससे संबंधित है। चार ऑप्शन है: राजनीति से, चिकित्सा से, वास्तुकला से या फिर गणित से। तो दोस्तों चरक संहिता जो है ये आपकी चिकित्सा से संबंधित है। और चरक संहिता जो है ये आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। ठीक है, इसके बारे में अगर थोड़ा समझें तो ये संस्कृत भाषा में पूरी लिखी हुई थी। और इसके जो उपदेशक थे वो अत्रिपुत्र और पुनर्वसु ये दोनों ग्रंथकर्ता थे। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि जो चरक संहिता है और सुश्रुत संहिता आयुर्वेद के दो प्राचीनतम आधार के मूल ग्रंथ माने गए हैं। और आपको बता दें कि ये टोटल 8 भागों में विभक्त किया गया है। तो और इस प्रकार की इसकी जानकारियां हैं। निम्न में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि एक ऐसा काल जो कि इस इधर से मैच नहीं खा रहा है, ऐसा कौन सा काल है जो सही नहीं है। तो आपको बता दें कि जो कलिंग युद्ध हुआ था ये बिल्कुल सही है,
261 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक, फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो जो 78 ईस्वी थी यह आपके शक संवत की शुरुआत भी था, और मुस्लिम युग की जो शुरुआत हुई थी 622 ईस्वी में ही हुआ था। लेकिन जो औरंगजेब की मृत्यु हुई थी ये आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जो औरंगजेब की मृत्यु है ये आपका 1707 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगा। और आपको अगर शुरू से एक बार इसके बारे में पूरा अगर आप देखना चाहें तो आप ऐसे देख सकते हैं कि अशोक के जो 13वें अभिलेख के अनुसार ये चीज़ पता किया, मतलब चला था कि उसके राज्याभिषेक के 8 वर्ष के बाद कलिंग युद्ध हुआ था। ठीक, और कलिंग विजय उसकी आखिरी विजय थी, और 262-261 ईसा पूर्व में ही ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक, और अगर बात करें दूसरे नंबर पे शक संवत की जो शुरुआत हुई थी, तो शक संवत जो है भारत का राष्ट्रीय संवत है, जिसे कुषाण वंश के राजा कनिष्क ने 78 ईस्वी में शुरू किया था। ठीक है, और मुस्लिम युग की शुरुआत तो 622 ईस्वी में हुआ था, और जो औरंगजेब की मृत्यु है ये 4 मार्च सन 1707 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, और औरंगजेब को जो है दौलताबाद में स्थित एक फ़कीर बुरहानुद्दीन की कब्र के अहाते में दफना दिया गया था। ठीक, आगे बढ़ेंगे। इसमें देखेंगे बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, तो इसका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन। सन 1915 से लेकर 16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई? 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई थी? 4 ऑप्शन है, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, तिलक और लाला लाजपत राय, तिलक और बिपिन चंद्र पाल, तिलक और रविंद्र घोष। तो इसमें कौन सा सही होगा? 7वें का। तो 7वें में जो सही ऑप्शन होने वाला है ये हो जाएगा आपका, देखिए 1915 से लेकर 1916 के बीच में 2 होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। आपको बता देंगे जो पुणे होम रूल लीग था इसकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की, और मद्रास होम रूल लीग की स्थापना जो की थी ये एनी बेसेंट ने किया था। ठीक, तो 2 हुई थी, जो कि ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर थोड़ा सा अगर आपको और मैं इसके बारे में बताना चाहूँ तो होम रूल आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने 1917 ईस्वी में एक ध्वज बनाया। इस ध्वज पर 5 लाल और 4 हरी तिरछी पट्टियां बनी थी, और 7 तारों को भी इस पर अंकित किया गया था। लेकिन आपको बता दें 1917 में ही जब ये चीज़ें की गई थी तभी गांधी जी का पहला जो सत्याग्रह जो चलाया गया था वो चंपारण में चला गया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका बन जाता है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चारों में से कोई भी एक पूछ सकता है, तो इसमें चारों ही आपको मैं इसमें बता दूंगा कि कौन सा सही होगा। देखिए दोस्तों, पहला जो है ब्रह्म समाज, इसके जो संस्थापक थे ब्रह्म समाज को जिसने स्थापना की थी वो आपके राजा राम मोहन राय थे, यानी कि एक का तीसरा सही हो जाएगा। और ये कब हुआ था ये मैं आपको बता दूं तो 1828 में। ठीक, ब्रह्म समाज। फिर उसके बाद रामकृष्ण मिशन आया। रामकृष्ण मिशन जो था ये आपका स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा, ये कब हुआ? ये हुआ 1897 में। ठीक, सन भी कभी कभी पूछ लेता है इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आप लोग नोट्स भी बनाते रहें, और ज़्यादा अपील है कि आप लोग क्वेश्चन करते रहें। जो भी आपके जितने भी मार्क्स आएँ आप कमेंट करके ज़रूर बता दें। फिर बारी आती है आर्य समाज की। आर्य समाज के जो संस्थापक थे ये कौन थे? ये थे दयानंद सरस्वती। तो जो तीसरे का दूसरा सही हो जाएगा, और इसका सन अगर बात करें तो 1875 ईस्वी। और सत्य शोधक समाज आप सभी जानते हैं ज्योतिराव फूले द्वारा जी ये जो है वो किया गया था, और 1873 ईस्वी में। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ए का 3 में है, फिर बी का 1 2 में है, सी का 2 भी 2 में है, और डी का 5, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो 8वें का सी सही है। ठीक, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि करो या मरो नारा किसने दिया था? नारे पे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये क्वेश्चन तो मैं आपको बता ही दे रहा हूँ, लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपसे खुद पूछ रहा हूँ कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस नारे को किस क्रांतिकारी ने लगाया था, इसको कमेंट करके ज़रूर बताएं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो करो या मरो का नारा किसने दिया था? 4 ऑप्शन है, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या फिर महात्मा गांधी। इसका जो सही ऑप्शन जाएगा ये जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही जाएगा। 9 का जो होगा ये डी हो जाएगा। और ये जो करो या मरो का नारा था ये गांधी जी ने तो दिया था, लेकिन मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान करते हुए
देशवासियों से कहा था कि करो या मरो। उन्होंने आगे कहा, आप सभी लोग यह मंत्र अपनी हर सांस से उच्चारित करें। ठीक, 8 अगस्त 1942 को, यानी जब देश एकदम आज़ादी की कगार पे था। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था? 10वें का देखेंगे कौन सा सही ऑप्शन जाएगा। ये होगा, पहला ऑप्शन आपका दिया है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा पट्टाभी सीतारामैया, तीसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और चौथा है जेबी कृपलानी। तो 10वें का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि आपको पता है कि भारत के पहले राष्ट्रपति ये बनाए गए थे और संविधान सभा जो था इसका अस्थाई अध्यक्ष बनाए गए थे, जो कि 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में अगर देखा जाए तो सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव जो था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन के वार्षिक अधिवेशन के लिए सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। 1939 ईस्वी के त्रिपुरी कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को दूसरी बार अध्यक्ष पद के उम्मीदवार बने। गांधी के पसंद के अनुसार पट्टाभी सीतारामैया को परास्त कर दूसरी बार अध्यक्ष चुन लिए गए और गांधी जी पट्टाभी सीतारामैया की हार को अपनी हार बताया। अंततः सुभाष चंद्र बोस ने अप्रैल 1939 को कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सुभाष चंद्र बोस की जगह नया कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया गया। ठीक है, तो ये रहा पूरा इनके बीच का मामला। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो 11वें का जो सही ऑप्शन जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चिनाब। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये है, वसंत विषु होता है क्या, कब? वसंत विषु जो होता है ये कब होता है? 21 मार्च को, 18 जून को, 23 दिसंबर को या फिर 22 दिसंबर को? सही ऑप्शन क्या होगा? तो 12वें का जो सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, वसंत विषु या महाविषु को मार्च विषु भी कहते हैं। ठीक, तो इसका मतलब यही हो जाता है कि ये मार्च के महीने में ही आता है, तो 21 मार्च को सही हो जाएगा। और इस तिथि को जो है उपसौर बिंदु दक्षिणी गोलार्ध को छोड़कर उत्तरी गोलार्ध की तरफ बढ़ता हुआ प्रतीत होता है, तो इसी को दक्षिणी गोलार्ध में शरद विषु भी कहते हैं, जबकि इसी तिथि को उत्तरी गोलार्ध में बसंत विषु कहा जाता है। और ये विषु जो है ग्रीनविच रेखा पर 19 मार्च से लेकर 21 मार्च के बीच आती है। ठीक, पूरी तरह से मैं व्याख्या करते चल रहा हूँ दोस्तों कि इसके पीछे की जो भी सच्चाई है वो भी आप जान सकें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट और सहयोग करते रहें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपकी भर्तियों संबंधित अपडेट और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पेपर्स हैं और तब हर तरह की चीज़ें आपको मैं प्रोवाइड करा ही रहा हूँ। तो आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में जो खेतड़ी परियोजना है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 13वें का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 14वें का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा असम। और आपको पता है कि जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है भारत के असम राज्य में स्थित तो है, लेकिन गोलाघाट और नागांव जिले में स्थित एक बहुत ही प्रसिद्ध नेशनल पार्क है ये। अब काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का एक ऐसा नेशनल पार्क है जो एक सींग वाले गैंडों की सबसे अधिक आबादी यानी 2/3 के लिए प्रसिद्ध है। इस राष्ट्रीय उद्यान को सन 1985 ईस्वी में जो है इसे विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया और इस पार्क को भारतीय बाघों का घर भी कहा जाता है। ठीक, 15वां क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नदियों संबंधित एक क्वेश्चन बनता है, इसमें मैं आपके कुछ कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दूंगा। देखिए, हिमालय की नदियों को 3 प्रमुख नदी तंत्रों में विभाजित किया जाता है। ठीक, इसमें आपसे क्या पूछ रहा है कि हिमालय नदी तंत्र की नदियाँ कौन सी है? तो टोटल 3 तंत्र हैं। कौन कौन सी? सिंधु तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र तंत्र। ठीक, तो हिमालय की नदियों को 3 प्रमुख तंत्र में बांट दिया गया। ठीक, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इन तीनों नदी तंत्रों का विकास एक अत्यंत विशाल नदी से हुआ जिसे शिवालिक या हिंद ब्रह्म नदी भी कहा जाता है। शिवालिक नदी के नाम से ज़्यादा तक फेमस है। तो यही नदी ओसम से पंजाब तक बहती थी। नदी 2 प्रकार की होती हैं, एक सदा नीरा और एक बरसाती। तो जो सदा
नीरा नदियाँ होती हैं, इसका जो स्रोत होता है या कोई झील होती है, झरना या फिर हिमनद होता है, लेकिन वर्ष भर इसमें जो है जल पूर्ण रहता है, ठीक। ये वर्ष भर कभी खाली नहीं होती। लेकिन जो बरसाती नदियाँ होती हैं ये बरसात के पानी पर निर्भर होती हैं। तो जो बरसात के पानी पर निर्भर नदी हैं वो कौन कौन सी हैं? जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, ये सभी के सभी क्या हैं? सदा नीरा नदियाँ हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सदा नीरा नदियों के बारे में इसमें पूछा है, तो गंगा, यमुना, कावेरी, ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ पे आपको गंगा और ब्रह्मपुत्र देखने को मिल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। और बैंक दर का अर्थ है, बैंक दर का जो अर्थ होता है ये साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, बिल्कुल गलत। अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, बिल्कुल गलत। बैंकिंग संस्थाओं के लाभ की दर, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन कि देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर जो होती है उसी को बैंक दर कहा जाता है, ठीक है। 17वां क्वेश्चन देखेंगे। 17वां क्वेश्चन कह रहा है यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर पड़ेगा? अगर आरबीआई जो है नगद कोषानुपात अगर घटा देती है तो आपकी जो साख सर्जन होती है वो उस पर वो बढ़ जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ को अर्जित करना होता है? तो 18वें का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका पूंजीवादी पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 100 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो जो 100 रुपये का नोट होता है इस पर बिल्कुल आपका आरबीआई गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। इससे संबंधित आपको कुछ जानकारी मैं और दे दूं कि वर्तमान में जो है आपको पता ही है शक्तिकांत दास जी हैं जो इसके आरबीआई गवर्नर हैं, और शक्तिकांत दास ने 10 दिसंबर 2018 का आरबीआई के गवर्नर का पदभार जो है संभाला था, ठीक। और ये जो है 25वें गवर्नर हैं। और आपको बता दें कि भारत में सिक्के डालने का एकमात्र अधिकार भारत सरकार को है। 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। वर्तमान वित्त सचिव जो थे वो अजय नारायण झा हैं और राजस्व सचिव जो थे अजय भूषण पांडे, ठीक है। तो फिलहाल आपको बता दें कि 100 रुपये का जो नोट होता है उस पर आरबीआई गवर्नर, और जो 1 रुपये की नोट होती है उस पर वित्त सचिव, और जो सिक्के जो बनते हैं उसके लिए भारत सरकार के अधीन में होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 20वां। फेमा का फुल फॉर्म बहुत पूछता है भाई। फेमा तो एक ऐसी चीज़ जो हो गई है, ये बहुत क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। तो इसका अगर मैं सही ऑप्शन बताऊं तो ये हो जाएगा आपका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और 21वां क्वेश्चन देखेंगे। अब दोस्तों आपको बताएं कि यूपी SSSC पेट संबंधित आपको मैं ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो करा ही रहा हूँ, आपका मैं ऐसे प्रैक्टिस सेट जो बिल्कुल ऐसे ही आधारित होंगे जो कि आपके क्वेश्चंस आते रहे हैं। तो इस प्रकार की आपको एकदम हूबहू कंटेंट के लिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और जल्दी मैं ये चीज़ें आपको प्रोवाइड करा दूँगा। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस में शामिल है? जो जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता है वो किस सूची में शामिल है? राज्य सूची, समवर्ती सूची या फिर संघ सूची? इसका जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राज्य सूची का ये विषय है। और थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे देखें कि संविधान संबंधित मैं कुछ जानकारी आपको दे दूं कि भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची में शामिल किया गया, और भारत के संविधान की अनुसूची 7 में ही आपको पता है कि तीनों जो सूचियाँ हैं इनका जिक्र किया गया है। प्रारंभ में इस सूची में 66 विषय थे। विद्यालय खंड को 3 सूचियों में बांट दिया गया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती। राज्य सूची में जो राज्य सरकार कार्य करती है वही सम्मिलित होते हैं, जैसे अदालतें, राज्य पुलिस, जिला अस्पताल, सफाई, पशु, सिंचाई, कृषि, ये तमाम चीज़ें हैं जो कि इसमें शामिल की गई हैं राज्य सूची में, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर अगर देखा जाए जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जो है वो राज्य सूची में है। इसके साथ ही साथ आपका रेलवे पुलिस है, ये भी आपका राज्य सूची में होता है जो कि जीआरपी नाम से होती है। और आपका सड़क है, जंगल है, ये तमाम चीज़ें हैं। जो साफ़ सफाई है, सिंचाई है, कृषि है, और जिला अस्पताल होती हैं जो, और पुलिस होती है, अदालतें हैं, ये तमाम चीज़ें जो है वो आपकी राज्य सूची के अंतर्गत आती है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राजनीति निर्देशक तत्व या फिर कोई भी नहीं? तो आपको पता है कि पंचायती राज जो है इसके लिए अनुच्छेद भी बनाए गए हैं जो कि आपका भाग 3 में आता है, और भाग 3 में 36 से 51 तक के जो हैं अनुच्छेद निर्धारित किए गए हैं, इसके लिए प्रावधान किए गए हैं। तो इसके लिए आपको पूरी तरह से राज्य के नीति निर्देशक तक, तो यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी DPSP पे आपका डाला गया है राज्य नीति निर्देशक तत्व। भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो है राज्य नीति के निर्देशक तत्व के अंतर्गत रखी गई है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के नवीनतम तत्व हैं। तो ये चीज़ें हैं, और ये जो आपका
आयरलैंड से लिया गया था, ठीक है। और अगर इससे संबंधित और कुछ बताएं तो ये जो आपका पंचायती राज ही अनुच्छेद यानी आर्टिकल 40 के तहत रखा गया है, इसका जिक्र हुआ है, ठीक है। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है किस अनुच्छेद से? अनुच्छेद 21 का है, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और 30, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो जो शिक्षा का अधिकार है दोस्तों, ये आपका पूरी तरह से जो शामिल किया गया है ये आपका अनुच्छेद 21 के ए से है। और आपको बता दें कि ये शुरू से नहीं था, इसके लिए संशोधन किया गया था। और ये मूल अधिकार के जो अनुच्छेद हैं वो हैं, टोटल मूल अधिकार के जो अनुच्छेद हैं वो 12 से 36 तक हैं, 35 तक, और 36 से 51 आपका DPSP है। तो 12 से 35 तक आपके मूल अधिकार हैं। मूल अधिकारों में जो 21वें नंबर का अनुच्छेद है ये भी आपका एक मूल अधिकार है, जो कि इसमें 21 का ए जो है शिक्षा के अधिकार से प्रावधानित किया गया है। और ये जो जोड़ा गया था ये 2002 में एक संशोधन किया गया था जिसको 86वां संविधान का संशोधन कहा जाता है, जिसके तहत ये निर्धारित किया गया था कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। और इसने एक अनुवर्ती कानून शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 का प्रावधान किया, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? उद्देश्य प्रस्ताव पर भी क्वेश्चन आपके बहुत पूछे जाते हैं, तो इसलिए छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि सभी को पता होती हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता होगी तो आप नंबर से पीछे ज़रूर जाएंगे, इसलिए हर चीज़ को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 24वें का देखें तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन जो हो जाएगा, ये जो प्रस्ताव दिया गया था ये 13 दिसंबर 1946 को दिया गया था। और इसको दिया किसने था, यानी इसका प्रस्ताव रखा किसने? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया था, जिसमें ये एक ऐतिहासिक प्रस्ताव था जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। और वो रूपरेखा सुझाया गया था जिसके तहत संविधान का कार्य आगे बढ़ना था। अतः पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संविधान में 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को में संकल्प लक्ष्य रखा था, जिसे सर्वसम्मति के साथ 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 25वां कि भारतीय संविधान 21 अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं। तो एक प्रकार से मूल अधिकार ही है ये, जो कि अल्पसंख्यकों के हित के लिए निहित किया गया है। तो 25 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 29 जो है वो अल्पसंख्यकों के हित के लिए प्रावधान किया गया है। ठोस चालक में धारावाहक होते हैं, या भी साइंस के क्वेश्चन आ गए हैं। ठोस चालक में धारावाहक होते हैं, तो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुक्त इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 1 वर्ष में मापी गई रॉकेट की गति, 1 वर्ष में निर्वात में ध्वनि द्वारा चली गई दूरी, 1 वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, हवाई जहाज की गति। इसमें से क्या सही ऑप्शन होगा? तो प्रकाश वर्ष किसके मापन की गई है? तो 27 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा, 1 वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को जो है प्रकाश वर्ष में मापते हैं, ठीक है। ये प्रकाश वर्ष जो है ये समय का नहीं बल्कि ये दूरी का मात्रक है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र, दोस्तों रासायनिक सूत्र से भी क्वेश्चन आते हैं, और कभी कभी आपके रासायनिक नाम दिए जाते हैं, कभी कभी आपके उपयोगी नाम दिए जाते हैं। तो जो ब्लीचिंग पाउडर है ये आपका उपयोगी नाम है। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम है ये आपको बताना है। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी CaOCl2। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें से आपको सभी के नाम पता होने चाहिए जो कि दिए हुए हैं, या फिर और जो भी उपयोगी या ज़रूरी होते हैं वो तमाम चीज़ें मैं आपको कराता रहूँगा, बस आप लोग अपनी रेगुलरिटी बनाए रहें। 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना होता है? जैसे कई सारे कैरेट होते हैं, जैसे 18 कैरेट है, 22 कैरेट है। तो जो 18 कैरेट सोना होता है इसके लिए जो सोने की जो मात्रा होती है ये आपकी 75% होती है, ठीक। मतलब इसमें आप समझिए कि 75% जो होता है प्योर सोना होता है, और 25% जो होता है ये मिक्स जो धातुएँ होती हैं वो होती हैं, जैसे तांबा, चांदी, ये सब मिला होता है, ठीक। आज का दोस्तों ये अंतिम क्वेश्चन है, और अंतिम क्वेश्चन में संतरे में बहुतायत में होता है विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 30वें का, संतरे में बहुतायत जो होता है वो विटामिन सी होता है, ठीक। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और आज की क्लास में बस इतना ही दोस्तों, बस आप लोग अपना सहयोग बनाए रहें, और भी क्लासेस मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। जो भी आपके सब्जेक्ट्स बचे हैं उसके लिए भी मैं एक विस्तृत वीडियो बनाऊँगा, तो वो भी आप लोगों के सामने लेकर हाजिर हो जाऊँगा। इस वीडियो में थे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।